पीसीएस अफसर बनता है या आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसके साथ भी इतनी प्रताड़ना होती है कि कई बार वो अधिकारी अपनी नौकरी से रिजाइन करने को मजबूर हो जाता है। आज जिस मुद्दे पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं उसमें एक हमारे 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं दलित समाज से, उत्तर प्रदेश कैडर से, रिंकू सिंह राही जी। उनके पिता का भी बड़ा दर्दनाक इंटरव्यू आया है। रिंकू सिंह राही जी का इतिहास देखिए, पहले वो पीसीएस अफसर बने उत्तर प्रदेश में, और पीसीएस अफसर रहते हुए उन्होंने एक ऐसे बड़े घोटाले को उजागर किया जिसमें जो एससी का फंड था उसको बड़े पैमाने पे करोड़ों की मात्रा में चोरी किया गया। और जो जब उन्होंने उसको खुलासा किया, उस चोरी को रोकने की कोशिश की, तो सुबह के समय उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके शरीर में 7 गोलियां लगी। 1 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उनका एक जबड़ा चला गया, एक आंख चली गई। ये तो आप दूसरा फोटो देख रहे हैं। उनका एक आंख, एक जबड़ा उस हमले में चला गया। 7 गोली खाकर भी उस आदमी का जीवन देखिए कि वो जिंदा रहा, वापस आया। देश की सेवा का जज्बा, इतना गजब का जज्बा इस आईएएस ऑफिसर रिंकू सिंह में था कि 2021 में उन्होंने आईएएस को क्वालिफाई किया, आईएएस बने उत्तर प्रदेश कैडर से। वो जहां गए वहीं बेहद ईमानदारी से देश हित में जनसेवा का कार्य उन्होंने किया। लेकिन उनकी ईमानदारी हमेशा उनके आड़े आते रही। उनको कभी कहीं ट्रांसफर, कभी कहीं ट्रांसफर। आप देखिए पिछले लगभग 8 महीने से उनको कोई काम नहीं दिया गया। उनको इतना प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि जब कोई काम नहीं करूंगा तो मैं तनख्वाह क्यों लूं। उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई काम दो, मैं इस नौकरी में जन सेवा के लिए आया हूं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें बनी नहीं है लेकिन पेमेंट हो जाती है, किस हद तक भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को उजागर करने का, विसिल ब्लोअर होने का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले तो उनकी जान पे होना, वो जान बची 2009 में बड़ी मुश्किल से। और अब आईएएस में आने के बाद की जब वो लगातार जनहित के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनको कोई भी प्रमुख पोस्टिंग ना मिले। ऐसा ही एक वाकया जब वो आईएएस बन के एसडीएम बन के गए सीतापुर, तो वहां की घटना है। वहां उन्होंने कचहरी के अंदर, तहसील के अंदर किसी एक वकील का मुंशी को दीवार के साथ टॉयलेट करते हुए पकड़ लिया और उसको उन्होंने बैठक लगवा दी कि ये तुमने गलत काम किया है। सारे वकील इकट्ठे होकर आ गए उनके पास। उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया था वहां, और उनको कहा कि मजबूरी में हम वहां उसने टॉयलेट किया है, चूंकि यहाँ टॉयलेट बहुत गंदे हैं, बहुत खराब है। तो उसने कहा कि चूंकि अब मैंने आज चार्ज लिया है और ये मैं मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपके सामने उठक बैठक लगा के स्वीकार करता हूं कि प्रशासन की गलती है। चूंकि मैं खुद एसडीएम यहाँ आज मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपनी गलती मान लेता हूं। इतने ईमानदार अधिकारी नहीं मिलेंगे। और उस अधिकारी को 8 महीने से कोई काम नहीं दिया गया। उन्होंने तनख्वाह देने से मना कर दिया और उसके बाद रेवेन्यू परिषद में उनको लगा दिया ताकि वो साइड में पड़े रहे। उन्होंने अभी 2 दिन पहले टेक्निकल रिजाइन कर दिया। राष्ट्रपति जी को अपना रिजाइन भेजा, और टेक्निकल रिजाइन में तो रिजाइन में अंतर होता है। रिजाइन एक बार दे दिया तो आपकी नौकरी खत्म। टेक्निकल रिजाइन दिया कि मैं पहले पीसीएस था, अगर मुझे यहाँ काम नहीं दे रहे तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे वापस मेरे पुराने पीसीएस वाली नौकरी में भेज दीजिए या मुझे काम दीजिए। उनका जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो मैं उनके कुछ चंद हिस्से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनसे पूछा गया क्या पोस्टिंग के लिए आपको प्रताड़ित किया गया, तो उन्होंने कहा मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं, घूमने फिरने का समय मिल रहा है। मैं नौकरी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं,
बल्कि लोगों की सेवा के लिए करने आया हूं। यह नैतिक मामला है। मेरे आदर्श और सिद्धांत आड़े आ रहे हैं। फिर उनसे एक सवाल किया गया, कभी आपने पोस्टिंग के लिए मुख्य सचिव से संपर्क किया? तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, जिन्हें पोस्टिंग की चाहत होती है वे अधिकारियों से मिलते हैं। मुझे पोस्टिंग की चाहत नहीं है। कोई भी काम दे, मुझे सिर्फ काम करना है। यह उनकी ड्यूटी है कि मेरी पोस्टिंग करनी कहां करनी है, मैं उन्हें क्यों बताने जाऊं? भाई मैं अधिकारी हूं, सेलेक्ट हो करना, तो मुझे कोई काम दो। उसने चाहत नहीं रखी कि तुम मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग दो। उसकी ईमानदारी देखो, काम करना चाह रहा, लेकिन उसको 8 महीने से बिठा कर रखा। उनसे सवाल किया गया, आपने लिखा कि भ्रष्टाचार का समानांतर तंत्र चल रहा है, इसका आधार? तो वो जवाब देते, बिल्कुल सही कहा है। आप देखते होंगे कि कई जगह सड़क नहीं होती, लेकिन कागजों में सड़क बन चुकी होती है, पेमेंट हो चुकी होती है। यह भ्रष्टाचार का तंत्र है, जिसे राजनीतिक लोग भी परेशान हैं। दूसरा उनसे सवाल किया गया, इस भ्रष्टाचार के तंत्र का कौन चला रहा है? उन्होंने जवाब दिया, ब्यूरोक्रेसी ही इस भ्रष्टाचार का तंत्र चला रहा है। बिना पैसा दिए यह तंत्र चलता ही नहीं है। जब कागजों में ही काम हो रहा है तो इसका क्या मतलब? तो 8 महीने से लगातार उनको कोई काम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जनता के लिए काम करना चाहता है, जिसने विजिल ब्लोवर की तरह पीसीएस अफसर रहते हुए सैकड़ों करोड़ों की चोरी को पकड़ा हो और उसके बदले में उसके ऊपर जानलेवा हमला हो, 7-7 गोलियां खाई हो, ऐसे ईमानदार अधिकारी क्या इस देश को नहीं चाहिए? क्या ईमानदार अधिकारियों को और दलित होने की उसको सजा दी जाएगी? एक दलित आईएएस ऑफिसर तो देश सेवा के लिए नौकरी में आया। सोच के देखिए, 2009 में कहा वो पीसीएस से, लेकिन उसका काम करने का जज्बा था कि उन्होंने 2021 में आईएएस में आके सेलेक्ट करके आए, और लेकिन अब उनको 8 महीने से काम नहीं है। तो मैं आज ये मांग करता हूं देश के राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति जी उनका टेक्निकल जो इस्तीफा है उसको स्वीकार ना किया जाए। यूपी की सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि उनको काम दिया जाए। उनको उनकी ईमानदारी का उनको मिलना तो रिवार्ड चाहिए, लेकिन रिवार्ड की बजाय पनिशमेंट क्यों? और दूसरा एक मांग मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं, और वो जो मेरी मांग है वो ही मांग हमारे नेता न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी ने मेल करके चिट्ठी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से भी की है आज, कि एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ संवैधानिक तरीके से भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 14 बच्चों की जान गई थी, लाखों बच्चों को के ऊपर पूरे देश में मुकदमे दर्ज हुए, हजारों की मात्रा में बच्चे जेल गए। अभी भी लाखों बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उनके भविष्य का सवाल है। वो कोई चोर डकैत अपराधी नहीं है। उन्होंने तो केवल एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि गृह मंत्री जी को आप डायरेक्शन दें कि पूरे देश से उन बच्चों के खिलाफ चल रहे वो केस वापस होने चाहिए, वो केस वापस लिए जाए। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को भी अभी 2-3 दिन पहले राहुल जी ने उन मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उनसे भी निवेदन किया है कि चूंकि संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ना का काम किया गया है एट्रोसिटी को बचाने के लिए, वो कोई अपराधी नहीं हो, केस को तुरंत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि वो उन बच्चों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, वो लगातार लगभग 8 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वो कोई अपराधी नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं है। उन्होंने केवल एट्रोसिटी को बचाने के लिए आंदोलन किया था, संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया था। उनके ऊपर चल रहे केस वापस होने चाहिए और आईएएस रिंकू सिंह जी, राही जी को ससम्मान उनको वापस, उनके इस्तीफे को स्वीकार ना करते हुए वापस उनको नौकरी दी जाए, उनको कोई काम
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सरकार के सबसे संवेदनशील जो विभाग हो, क्योंकि ईमानदार अधिकारी ही इस देश को बनाने का काम कर सकते हैं। तो अधिकारी ईमानदार है तो उसको रिवार्ड दिया जाए, ना कि पनिशमेंट दिया जाए। 2 अप्रैल 2018 को प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उस एक्ट को डायल्यूट करने की बात आई, तो प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर SC/ST के युवाओं ने संवैधानिक तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में पुलिस की गोली से और दरिंदों की गोली से, जातिवादी गुंडों की गोली से टोटल हमारे 14 बच्चों की जान गई। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 14 बहुजन समाज के SC/ST को शहीद हैं, जिन्होंने SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये आंदोलन बेहद शांतिपूर्वक तरीके से किया गया था पूरे देश में। इस आंदोलन के तुरंत बाद सरकार दबाव में आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा के इस एक्ट को बचाने का काम किया था। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन 14 शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे? कब एक तरफ यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वाइवा में फेल किया जाता है, इंटरनल एग्जाम में कम नंबर दिए जाते हैं, उनको इतना प्रताड़ना की जाती है कि कई बार वो सुसाइड के लिए मजबूर होते हैं। आखिर कब तक रोहित वेमुला, पायल तड़वी या इस तरह के लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? दूसरी तरफ इतने जुल्म सितम के बाद और जहां हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर विशेष तौर पर हमारे काबिल बच्चों को NFS करके नौकरी में आने से रोका जाता है, जबकि वो PhD किए हुए हैं, JRF और NET दोनों किए हुए हैं। उसके बाद भी अभी आपने हरियाणा का रिजल्ट देखा होगा, इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे 120 पोस्ट थी और अनुसूचित जाति के अंदर 2 भाग में 60 एक ग्रुप में, 60 दूसरे SC के ग्रुप में। एक ग्रुप में से एक बच्चे को लिया, दूसरे ग्रुप में से केवल 2 बच्चों को लिया, यानी 120 वैकेंसी के अगेंस्ट केवल 3 बच्चों को लिया, 117 को नोट फाउंड सुटेबल करके निकाल दिया। या इतने उस पे कट ऑफ मार्क्स इस तरह का रख दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स, ताकि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो एक तरफ तो NFS करके या दूसरे माध्यमों से प्रताड़ना की जाती है, रोका जाता है। एक मानसिकता जो जातिवादी मानसिकता है वो अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर है। वो राजनीति में बैठे हुए लोगों के अंदर भी है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, और कई बार तो लगता है वो जुडिशरी के अंदर भी है, और वो मीडिया के अंदर भी है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां जातिवाद की जड़ें आज भी मजबूती से अपना काम ना कर रही हों। और आए दिन कभी हमारे छात्रों को, कभी प्रोफेसर्स को, तो कभी किसी ब्यूरोक्रेट को, कभी किसी पुलिस अधिकारी को आए दिन सुसाइड करना होता है। और जब भी आप देखेंगे तो उसका एंगल कहीं ना कहीं जातिवाद से जुड़ता है। CJI गवाई साहब को भी जूता फेंक दिया गया था, सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचे थे। देखिए, ये मानसिकता की बात है। जिसकी मानसिकता खराब है वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी कोई संविधान के खिलाफ काम करे उसको बेहद सख्त सजा होनी चाहिए। और देश जातिवाद को देश को जातिवाद कमजोर कर रहा है, देश में जातिवाद और ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी को बड़ी मात्रा में बच्चों को फेल करना हो या ये समझे इस चयन की प्रणाली को बदलना हो, तो जानबूझ के भी वो कई बार ऐसे षड्यंत्र करते हैं जिसमें ऐसे काफी बच्चों को रोका जा सके, ताकि वो जिस तरह की चयन प्रक्रिया वो चाहते हैं वो वापस, जब दबाव बनेगा तो वो वापस इस प्रक्रिया को कैंसिल करके वापस वो प्रक्रिया है।
जैसा कि अभी देखा हुआ आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहाँ इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। अभी आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता। वहाँ टोटल आरएसएस बैकग्राउंड के जिनका नाम आ सकता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें तो, बल्कि जो पढ़ाने भी नहीं जाते। प्रक्रिया ईमानदार हो तो चयन अच्छा ईमानदार होता है, प्रक्रिया गलत हो तो इसका तो और भी ज्यादा दुरुपयोग होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है। लेकिन चयन प्रक्रिया ईमानदार होनी चाहिए और काबिलियत को दरकिनार करना कदापि देश हित में नहीं है। एक ही इंटरव्यू बोर्ड में एक ही होता है जो एक मेंबर के तौर पर जिसको कमेटी में बुलाया जाता है, बाकी तो दूसरे लोग होते हैं। लेकिन सवाल वो है ही नहीं, बात सोच का है, कौन किस जाति का है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बात है क्या उसकी न्यायकारी सोच है या नहीं है। तो जहाँ सोच ठीक नहीं है, जातिवादी सोच है या सेलेक्टेड उसकी सोच बनी हुई है, जहाँ कुछ अपने लोग खास लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर ईमानदारी हार जाती है और बेईमानी जीत जाती है।